हेलो और नमस्कार। स्टडी सॉल्यूशंस कलेक्टिव यूट्यूब चैनल पर आप सबका है। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के पार्ट 2 का विश्लेषण करेंगे। इस सेशन में हम धारा 51 से 100 तक को डिटेल में समझेंगे। आज के हमारे मुख्य विषय हैं दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध। ये टॉपिक्स यूपीएससी, पीसीएस, जे, एपीओ, एसएससी और पुलिस एग्जाम जैसे सभी जरूरी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं पार्ट 1 का, जिसमें हमने धारा 1 से 50 तक कवर किया था। तो पार्ट 1 में हमने चैप्टर आई में परिभाषाएं देखी थी, जैसे कि चाइल्ड, जेंडर वगैरह। चैप्टर 2 में हमने दंड के प्रकार जैसे कम्युनिटी सर्विस को समझा था, और चैप्टर 3 में साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस और राइट टू प्राइवेट डिफेंस पर चर्चा की थी। अब पार्ट 2 यानी धारा 51 से 100 का फोकस क्या है? इसमें हम सबसे पहले इनकोडेड ऑफेंसेस यानी ऐसे अपराध जो पूरे नहीं हुए, जैसे दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयास को पढ़ेंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव है, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। आईपीसी में ये अलग अलग जगह पर थे, अब बीएनएस में इन्हें एक साथ एक ही चैप्टर में रखा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेंस और प्री दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण, सेक्शंस 51 से 55 तक। धारा 51 कहती है लायबिलिटी व्हेन डिफरेंट एक्ट इज डन। इसका मतलब है कि अगर किसी को एक काम के लिए उकसाया गया हो लेकिन उसने कोई दूसरा काम कर दिया, तो उकसाने वाला यानी अबेटर तब भी लायबल होगा, अगर किया गया कार्य उस उकसावे का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। सर, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब है? प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है संभावित परिणाम, यानी एक ऐसा परिणाम जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। मान लीजिए ए ने बी को सी को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया, लेकिन बी ने सी को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसकी मौत हो गई। अगर यह मौत उस चोट का एक संभावित परिणाम था, तो ए भी दोषी होगा। आगे है धारा 52, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। अगर उकसाने से कोई काम हुआ और उससे कोई अलग नुकसान या हार्म भी हुआ, तो दोनों की सजा मिलेगी। धारा 53 है इफेक्ट कॉज्ड डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड। अगर इरादा कुछ और था पर असर कुछ और हुआ, तब भी अबेटर लायबल होगा। और धारा 54 ये कहती है अबेटर प्रेजेंट एट क्राइम सीन। अगर उकसाने वाला क्राइम सीन पर मौजूद है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने खुद अपराध किया है, उसे डीम्ड प्रिंसिपल माना जाएगा। और धारा 55 है अबेटमेंट ऑफ डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस। अगर मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाया गया, लेकिन वो अपराध हुआ नहीं, तो 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अब आते हैं धारा 56 से 62 पर, जिसमें अबेटमेंट, कंस्पिरेसी और अटेम्प्ट तीनों शामिल हैं। धारा 56 अबेटमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस। अगर कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए उकसाया गया और वो अपराध कमिट नहीं हुआ, तो उस अपराध की जो सजा है उसका 1/4 हिस्सा सजा के रूप में मिलेगा। धारा 57 और 58 पब्लिक द्वारा दुष्प्रेरण या किसी डिजाइन को छुपाने से संबंधित हैं। इसके बाद आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, धारा 61, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र। इसकी डेफिनेशन है जब 2 या अधिक लोग कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। ध्यान रखें, पहले ये आईपीसी 120A और 120B में था, अब ये बीएनएस के सेक्शन 61 में है। तो सर, अब आईपीसी 120A और 120B पूरी तरह से बीएनएस सेक्शन 61 से रिप्लेस हो गए हैं। बिल्कुल सही। अब आपराधिक षड्यंत्र के लिए हमें सिर्फ बीएनएस सेक्शन 61 रेफर करना है। अगली है धारा 62, अटेम्प्ट यानी प्रयास। इसका नियम वही है जो ओल्ड आईपीसी सेक्शन 511 में था। जहां किसी अपराध के प्रयास के लिए कोई विशिष्ट सजा नहीं दी गई है, वहां यह धारा लागू होगी। सजा क्या होगी? उस अपराध की जो अधिकतम अवधि है उसकी आधी सजा। अब हम बीएनएस के एक नए और कंसोलिडेटेड हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, चैप्टर वी, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। यह सेक्शन 63 से 99 तक हैं। सबसे बड़ा बदलाव है स्ट्रक्चरल चेंज। आईपीसी में अपराध बिखरे हुए थे, बीएनएस में इन सबको एक साथ चैप्टर वी में लाया गया है। यह एक बहुत बड़ा सुधार है। इस चैप्टर की कैटेगरीज हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट, मैरिज ऑफेंसेस और फिर मिसकैरेज या बच्चों से संबंधित अपराध। इस चैप्टर की शुरुआत होती है की डेफिनेशन से। धारा 63 में रेप को डिफाइन किया गया है। इसके कीवर्ड्स हैं पेनिट्रेशन विदाउट कंसेंट विल, यानी बिना सहमति या इच्छा के पेनिट्रेशन। अब देखते हैं रेप के लिए दंड सेक्शन 64 और 65।
धारा 64 रेप जनरल के लिए सजा बताती है। इसमें मिनिमम 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना हो सकता है। एक जरूरी बात, जुर्माना पीड़ित यानी विक्टिम को दिया जाएगा। धारा 65 एग्रीवेटेड रेप यानी गंभीर मामलों की बात करती है। सर, एग्रीवेटेड मामले कौन से होते हैं? अच्छा सवाल। इसमें बताया गया है कि अपराधी कौन है, जैसे पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, जेलर या हॉस्पिटल स्टाफ, या फिर विक्टिम कौन है, जैसे प्रेग्नेंट महिला या विकलांग महिला। ऐसे मामलों में सजा और कठोर है। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जो 10 साल से कम नहीं होगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। और एक एग्जाम नोट, कंसेंट का बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी यानी अक्यूज्ड पर होता है। ये एविडेंस एक्ट में है। चलिए अब कुछ और सीवियर सेक्सुअल ऑफेंसेस देखते हैं। सेक्शंस 66 से 68, धारा 66, कॉजिंग डेथ और वेजिटेटिव स्टेट। अगर रेप के दौरान अत्यधिक हिंसा से पीड़िता की मौत हो जाए या वो कोमा में चली जाए, इसके लिए सजा बहुत सख्त है। कम से कम 20 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। धारा 67, सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर पति द्वारा सेपरेशन के दौरान जबरदस्ती संबंध बनाया जाए, इसकी सजा 2 से 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है। धारा 68, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। ये एक तरह से फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का दुरुपयोग है, जैसे हॉस्पिटल स्टाफ या रिमांड होम इंचार्ज द्वारा। अब एक बिल्कुल नया सेक्शन, धारा 69, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स। इसमें डिसीटफुल मीन्स यानी धोखे का मतलब है शादी का झूठा वादा, नौकरी या प्रमोशन का लालच या अपनी पहचान बदलना। अगर इन धोखों के आधार पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो ये एक अलग अपराध है। इसका स्टेटस रेप नहीं है, पर एक नया अपराध है। सजा 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना है। इसे याद रखने के लिए एक मेमोरी हुक, 6 और 9 उल्टे होते हैं। इससे याद रखें, रिश्ते में उल्टा यानी डिसीट करना। सर, क्योंकि ये सेक्शन नया है, क्या इस पर एग्जाम में सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं? बिल्कुल, नए सेक्शंस और बदलाव हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हैं सेक्शन 70 और 71, गैंग रेप और रिपीट ऑफेंडर्स। धारा 70(1) में जनरल गैंग रेप की सजा है, जो कम से कम 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। लेकिन धारा 70(2) में एक नया और कठोर प्रावधान है। अगर विक्टिम 18 साल से कम उम्र की महिला है तो सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसका मतलब है नेचुरल लाइफ यानी पूरी जिंदगी जेल में, या फिर डेथ पेनल्टी होगी। धारा 71 रिपीट ऑफेंडर्स के लिए है। अगर कोई पहले भी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी की सजा दी जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 72 और 73 पर। धारा 72 मैरिटल रेप इम्यूनिटी का एक एक्सेप्शन है। अगर पत्नी 15 साल से कम उम्र की है तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक अपराध होगा। धारा 73 रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने से रोकता है। विक्टिम का नाम या फोटो प्रकाशित करना मना है। सजा 2 साल तक की जेल है। इसका एक्सेप्शन है अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट या कोर्ट ऑर्डर हो। इसका लॉजिक है विक्टिम की गरिमा और सामाजिक बदनामी से बचाना। अब हम क्रिमिनल फोर्स और हैरासमेंट से जुड़ी धाराएं देखेंगे, सेक्शंस 74 से 77 तक। धारा 74 है आउटरेजिंग मॉडेस्टी, जो ओल्ड आईपीसी 354 था। इसमें फोर्स यूज करना शामिल है और सजा 1 से 5 साल है। धारा 75 है सेक्सुअल हरासमेंट, जो ओल्ड आईपीसी 354A था। फिजिकल कॉन्टैक्ट, पॉर्न दिखाना, फेवर्स मांगना इसमें आते हैं। धारा 76 है असॉल्ट टू डिसरोब, जो ओल्ड आईपीसी 354B था। और धारा 77 है वॉयरिज्म, जो ओल्ड आईपीसी 354C था, यानी किसी को प्राइवेट एक्ट करते हुए देखना या रिकॉर्ड करना। इसी क्रम में आगे हैं सेक्शन 78 और 79। धारा 78 है स्टॉकिंग, जो ओल्ड आईपीसी 354D था। इसमें फिजिकल स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग दोनों शामिल हैं। पहली बार 3 साल और दूसरी बार 5 साल की सजा है। धारा 79 है वर्ड जेस्चर टू इंसल्ट मॉडेस्टी, जो ओल्ड आईपीसी 509 था। अश्लील शब्द बोलना, इशारे करना या ऐसी आवाजें निकालना। अब आते हैं मैरिज ऑफेंसेस पर, सेक्शंस 80 और 81। धारा 80 है डाउरी डेथ, जो ओल्ड आईपीसी 304B था। ये एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। उससे ठीक पहले दहेज की मांग होना। इसकी सजा कम से कम 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। सर, तो इसके लिए शादी को 7 साल से कम होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ये इस अपराध का एक आवश्यक तत्व है। धारा 81 है क्रूल्टी बाय हस्बैंड रिलेटिव्स, जो ओल्ड आईपीसी 498A था।
इसमें मेंटल या फिजिकल टॉर्चर शामिल है। सजा 3 साल तक और जुर्माना है। आगे हैं सेक्शंस 82 से 87। इनमें बिगेमी, फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी, एंटाइसिंग मैरिड वुमेन और किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल हैं। इसके बाद सेक्शंस 88 से 92 मिसकैरेज और अनबॉर्न चिल्ड्रन से संबंधित अपराधों के बारे में है, जैसे धारा 88 कॉजिंग मिसकैरेज, धारा 89 मिसकैरेज विदाउट कंसेंट जो एक गंभीर अपराध है। फिर हैं सेक्शंस 93 से 99 जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन हैं। इसमें धारा 93, धारा 97 और धारा 98 और 99 प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग आते हैं। ट्रैफिकिंग में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत है, यानी बच्चे को खरीदने वाला भी बेचने वाले के बराबर दोषी है। सर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी नीयत या नॉलेज देखी नहीं जाएगी। अगर आपने वो काम किया है, जैसे बच्चे को खरीदा, तो आप दोषी हैं, भले ही आपका इरादा कुछ भी हो। और अब हम इस सेशन की आखिरी धारा पर आते हैं, सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड। इसका कॉन्टेक्स्ट है चैप्टर 6 की शुरुआत, जो ह्यूमन बॉडी के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। धारा 100 कल्पेबल होमिसाइड है, जो ओल्ड आईपीसी 299 था। इसकी डेफिनेशन है एक ऐसा एक्ट जिससे मौत हो जाए और इंटेंशन मौत देने की हो। इसका स्टेटस मर्डर से एक स्टेप नीचे है। मर्डर सेक्शन 101 में आएगा, जिसे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। इसके लिए इंटेंशन और नॉलेज का होना जरूरी है। तो ये था हमारा धारा 51 से 100 तक का विश्लेषण। चलिए अब कुछ हाई वेटेज सेक्शंस पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिए हॉट लिस्ट हैं। सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 64 और 70 रेप पनिशमेंट और माइनर्स, सेक्शन 69 सेक्स अंडर फॉल्स प्रॉमिस, ये नया कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 80 डाउरी डेथ, सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन। अगर हम आईपीसी और बीएनएस का कंपैरिजन करें तो कॉन्स्पिरेसी अब बीएनएस 61 है, रेप बीएनएस 64 है, डाउरी डेथ बीएनएस 80 है और अटेम्प्ट बीएनएस 62 है। सबसे बड़ा नोट यह है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन अब चैप्टर वी में कंसोलिडेटेड हैं। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, बीएनएस की धारा 51 के अनुसार अगर उकसाया गया काम अलग है और जो काम किया गया वो अलग है, तो दुष्प्रेरक यानी अबेटर कब उत्तरदायी या लायबल होगा? आपके विकल्प है ए, यदि दुष्प्रेरक घटना स्थल पर मौजूद था, बी, यदि किया गया कार्य उकसावे का संभाव्य परिणाम यानी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, सी, वो कभी भी उत्तरदायी नहीं होगा, या डी, यदि उसने लिखित में सहमति दी थी। इसमें ये जो शब्द है संभाव्य परिणाम या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब है कि ऐसी उम्मीद की जा सकती थी कि ये हो सकता है? एकदम सही पकड़ा, यही इस सवाल की जड़ है और सही उत्तर भी यही है, विकल्प बी। देखिए, धारा 51 साफ कहती है कि अगर उकसाया गया काम और असल में किया गया काम अलग अलग है, तो भी जो अबेटर है, मतलब उकसाने वाला, वो तभी जिम्मेदार होगा जब किया गया काम उस उकसावे का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए ए ने बी को उकसाया कि वो सी के घर में सिर्फ चोरी करे, लेकिन बी जब चोरी करने गया तो सी जाग गया। अब घबराहट में बी ने उस पर हमला कर दिया। अच्छा। जबकि उकसाया तो सिर्फ चोरी के लिए गया था। हाँ। लेकिन कानून ये देखेगा कि क्या चोरी करते हुए पकड़े जाने पे हमला करना एक संभावित परिणाम था। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये हो सकता था, तो ए भी उस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इरादा ना होते हुए भी अगर एक्शन का नतीजा फोर्सी किया जा सकता था तो अबेटर लायबल होगा। समझ आ गया। बहुत बढ़िया। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल देखते हैं जो अबेटर की मौजूदगी से जुड़ा है। धारा 54 के तहत यदि दुष्प्रेरक यानी अबेटर अपराध के समय घटनास्थल पर उपस्थित है तो उसे क्या माना जाएगा? ए, निर्दोष दर्शक, बी, केवल सहायक, सी, डीम्ड प्रिंसिपल यानी मान लिया जाएगा कि उसने खुद अपराध किया है, या डी, कम सजा का पात्र। ये डीम्ड प्रिंसिपल का जो कानूनी कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी मुख्य अपराधी को मिलती है, भले ही उसने सिर्फ उकसाया हो। बिल्कुल सही सवाल, और इसका सही उत्तर है सी, डीम्ड प्रिंसिपल। देखिए, कानून में डीम्ड शब्द का मतलब ही होता है मान लिया जाना। तो धारा 54 के हिसाब से अगर अबेटर अपराध के समय घटनास्थल पर मौजूद है तो कानून उसे सिर्फ एक हेल्पर नहीं मानेगा, बल्कि ये मान लेगा कि उसने खुद ही वो अपराध किया है। उसकी भूमिका एक सहायक से कहीं ज्यादा हो जाती है। उसकी मौजूदगी से मुख्य अपराधी को हिम्मत मिलती है, इसलिए कानून उसे भी बराबर का दोषी मानता है। ओके, मतलब
क्राइम सीन पर मौजूदगी अबेटमेंट को ही प्रिंसिपल ऑफेंस बना देती है। स्पष्ट है। परफेक्ट। अब तीसरा प्रश्न जो सजा से जुड़ा है। धारा 55 के अनुसार यदि मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो लेकिन वो अपराध हुआ नहीं तो कितनी सजा का प्रावधान है? ए 10 साल तक की सजा, बी 7 साल तक की सजा और जुर्माना, सी 14 साल की सजा या डी आजीवन कारावास। अच्छा, तो इस केस में अपराध हुआ ही नहीं है, मतलब सिर्फ उकसाया गया था लेकिन एक्शन नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए सजा भी अलग है। इसका सही जवाब है विकल्प बी। धारा 55 ये साफ करती है कि अगर किसी ऐसे अपराध के लिए उकसाया गया जिसकी सजा मौत या आजीवन कारावास है, जैसे कि हत्या, और वो अपराध हुआ नहीं तो उकसाने वाले को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि कानून सिर्फ अपराध होने का इंतजार नहीं करता, इतने गंभीर अपराध की प्लानिंग या उकसावे को भी अपराध माना गया है। मतलब एक तरह से डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ये प्रावधान है ताकि अपराध शुरू होने से पहले ही रुक जाए। एकदम सही। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। BNS 2023 में आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को किस धारा में रखा गया है? विकल्प है ए धारा 120, बी धारा 61, सी धारा 62 या डी धारा 60। ई धारा 61। BNS की धारा 61 अब आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी है। इसमें 2 या उससे ज्यादा लोगों का किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए सहमत होना, मतलब सिर्फ एग्रीमेंट कर लेना ही अपराध के लिए काफी है। ठीक है, तो क्या BNS में अटेम्प्ट यानी प्रयास के लिए भी सेक्शन बदला है? हाँ चलिए वही देखते हैं। 5वां प्रश्न उसी पर है। अपराध करने के प्रयास यानी अटेम्प्ट के लिए BNS की धारा 62 के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? ए अपराध की अधिकतम अवधि का 1/12 यानी आधा, बी अपराध की अधिकतम अवधि का 1/4 यानी 1/4, सी 7 साल या डी आजीवन कारावास। ये जो अटेम्प्ट वाला सेक्शन है ये तो हर उस अपराध के लिए लागू होगा जहां अटेम्प्ट की कोई अलग से सजा नहीं दी गई है ना? जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का तो अपना अलग सेक्शन है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये एक जनरल प्रोविजन है और सही उत्तर है ए धारा 62, जो पुराने IPC की धारा 511 जैसी है। ये कहती है कि जहां किसी अपराध के प्रयास के लिए कोई अलग से सजा नहीं है, वहां उस अपराध की जो भी अधिकतम सजा होगी उसकी आधी सजा दी जाएगी। जैसे अगर किसी अपराध की मैक्सिमम सजा 10 साल है तो उसके अटेम्प्ट के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम कुछ बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े हैं। BNS की धारा 64 रेप जनरल के तहत न्यूनतम यानी मिनिमम सजा क्या तय की गई है? विकल्प है ए 7 साल कठोर कारावास, बी 10 साल कठोर कारावास RI, सी 20 साल या डी 5 साल। पुराने कानून के मुकाबले नए कानून में इस अपराध के लिए सजा को बढ़ाया गया है, सही है ना? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जिसे सबको नोट करना चाहिए। इसका सही जवाब है विकल्प बी। BNS की धारा 64 के तहत रेप के सामान्य मामलों में भी अब न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल का कठोर कारावास यानी 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दी गई है। और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ये इस अपराध के प्रति कानून के सख्त रवैये को दिखाता है। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल एग्रीवेटेड रेप के बारे में। प्रश्न 7, धारा 65 के तहत गंभीर रेप यानी एग्रीवेटेड रेप की श्रेणी में इनमें से कौन सी पीड़िता या विक्टिम शामिल है? ए केवल 18 वर्ष से कम आयु की लड़की, बी गर्भवती महिला या विकलांग डिसेबल्ड महिला, सी कोई भी महिला या डी केवल सरकारी कर्मचारी। एग्रीवेटेड का मतलब ही ये हुआ कि अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है, शायद विक्टिम की स्थिति या किसी और वजह से, और फिर सजा भी ज्यादा होती होगी। विकलांग महिला धारा 65 के तहत अगर पीड़िता पहले से ही किसी वल्नरेबल स्थिति में है, जैसे कि वो गर्भवती है या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो इस अपराध को एग्रीवेटेड रेप माना जाता है। और कोई स्थिति भी है इसमें? हाँ, अगर अपराध किसी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक या हॉस्पिटल स्टाफ जैसे विश्वास की पोजीशन वाले व्यक्ति द्वारा किया जाए तो वो भी इसी श्रेणी में आता है। अब एक और गंभीर स्थिति पर आते हैं। प्रश्न 8, यदि रेप के दौरान बहुत ज्यादा हिंसा से पीड़िता की मौत हो जाए
या वो कोमा यानी वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए तो धारा 66 के तहत न्यूनतम सजा क्या है? ए 14 साल, बी 20 साल, सी आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन, या डी केवल मृत्युदंड। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें तो न्यूनतम सजा ही बहुत सख्त होनी चाहिए ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। बिल्कुल, और कानून ने इस बात का ध्यान रखा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 20 साल। धारा 66 के अनुसार रेप के दौरान अत्यधिक हिंसा से अगर विक्टिम की मृत्यु हो जाती है या वो ऐसी स्थिति में चली जाती है जहां से ठीक होना लगभग नामुमकिन है, तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। और अधिकतम? अधिकतम इसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। अब बीएनएस में एक नए प्रावधान की बात करते हैं जो काफी चर्चा में रहा है। प्रश्न 9, धोखे से यौन संबंध यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीट बीएनएस की किस धारा के तहत दंडनीय है? ए धारा 63, बी धारा 64, सी धारा 69 या डी धारा 74? इसमें वो शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने वाला मामला शामिल है क्या? पहले तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले आते थे, अब इसे बीएनएस में साफ तौर पर अपराध बना दिया है। हाँ, ये एक बहुत ही चर्चित और नया प्रावधान है। सही उत्तर है सी धारा 69। ये धारा पहली बार शादी का झूठा वादा करके या नौकरी का लालच देकर या अपनी पहचान छिपाकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को एक अलग अपराध मानती है। और इसमें सजा कितनी है? इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। इससे सहमति यानी कंसेंट से जुड़े जो कानूनी बहस थे उस पर एक स्पष्टता आई है। अब गैंग रेप से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 10, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म यानी गैंग रेप के लिए बीएनएस धारा 70 के 2 में क्या दंड निर्धारित है? ए 20 साल कठोर कारावास, बी आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन या मृत्युदंड, सी 10 साल सजा, या डी 14 साल कठोर कारावास। एक मिनट, यहाँ शेष प्राकृतिक जीवन का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि उम्र कैद में जो सजा कम करने का प्रावधान होता है वो लागू नहीं होगा? बिल्कुल सही समझा। इसका मतलब है कि दोषी अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगा। उसे 14 या 20 साल के बाद छोड़ने का विकल्प नहीं होगा। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी। धारा 70 के 2 के अनुसार यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तो गैंग रेप के दोषियों को या तो रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ये एक बहुत ही कठोर दंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो विक्टिम की निजता से जुड़ा है। प्रश्न 11, बलात्कार पीड़िता की पहचान यानी आइडेंटिटी उजागर करना बीएनएस की धारा 73 के तहत दंडनीय है। इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? ए 1 साल तक, बी 2 साल तक की जेल, सी 3 साल या डी 5 साल। ये पीड़िता की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ जीने के अधिकार के लिए बहुत जरूरी नियम है। बिल्कुल, विक्टिम को सामाजिक कलंक से बचाना कानून की जिम्मेदारी है। इसका सही उत्तर है बी 2 साल तक की जेल। धारा 73 के तहत रेप विक्टिम का नाम, फोटो या ऐसी कोई भी जानकारी जिससे उसकी पहचान जाहिर हो उसे छापना या फैलाना अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न सेक्सुअल हैरेसमेंट पर। प्रश्न 12, बीएनएस की धारा 75 यानी यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट में इनमें से कौन सा काम शामिल है? ए पीछा करना स्टॉकिंग, बी शारीरिक संपर्क, अश्लील साहित्य दिखाना या फेवर्स मांगना, सी कपड़े उतारने के लिए बल प्रयोग, या डी पति द्वारा क्रूरता। ये तो पुराने कानून के सेक्शन 354A जैसा लग रहा है जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलग अलग एक्ट्स को डिफाइन किया गया था। इसका दायरा काफी बड़ा है। एकदम ठीक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। धारा 75 जो पुराने आईपीसी 354A के समान है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें अनचाहा शारीरिक संपर्क, सेक्सुअल फेवर्स मांगना, जबरदस्ती पोर्नोग्राफी दिखाना या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, ये सब शामिल है। अब इसी से मिलते जुलते 2 और अपराध है, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग। पहले वॉयरिज्म पर सवाल। प्रश्न 13, दृश्यरति यानी वॉयरिज्म बीएनएस की धारा 77 के तहत एक अपराध है। ये किस काम से संबंधित है? ए महिला का पीछा करना, बी अश्लील गाने गाना, सी निजी कृत्य यानी प्राइवेट एक्ट करते हुए देखना या रिकॉर्ड करना, या डी शादी का झांसा देना। ये तो सीधे सीधे निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है ना? बिल्कुल, ये किसी की निजी जिंदगी में दखल देना है। सही उत्तर है सी, निजी कृत्य करते हुए देखना या रिकॉर्ड करना। धारा 77
जो पुराने आईपीसी 354C थी, वो वॉयरिज्म से संबंधित है। इसमें किसी महिला को उसके प्राइवेट एक्ट्स, जैसे कपड़े बदलते हुए या वॉशरूम में, मतलब ऐसी जगह जहां उसे प्राइवेसी की उम्मीद हो, वहां देखना या उसकी फोटो वीडियो बनाना, हाँ, उसे अपराध माना गया है। अब स्टॉकिंग पर आते हैं। प्रश्न 14, पीछा करना यानी स्टॉकिंग बीएनएस की धारा 88 के तहत अपराध है। पहली बार दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है? ए 1 साल, बी 3 साल, सी 5 साल या डी 7 साल। एक सवाल है, क्या इसमें इंटरनेट पर पीछा करना, जैसे सोशल मीडिया पर बार बार मैसेज करना या किसी की प्रोफाइल पर नजर रखना, वो भी शामिल है? दोनों ही इस धारा में शामिल हैं। इसका सही जवाब है विकल्प बी 3 साल। धारा 78 में स्टॉकिंग शामिल है। पहली बार ये अपराध करने पर 3 साल तक की सजा है, और अगर वही व्यक्ति दोबारा ये अपराध करता है तो सजा 5 साल तक हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शादी से जुड़े अपराधों की बात करते हैं। प्रश्न 15, दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ के लिए बीएनएस की धारा 80 के तहत शादी के कितने सालों के अंदर अप्राकृतिक मृत्यु होना जरूरी है? ए 5 साल, बी 7 साल, सी 10 साल या डी 3 साल। ये जो समय सीमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सीधे सवाल बनता है, इसके बिना तो डाउरी डेथ का केस ही नहीं बन सकता। सही, ये इस अपराध को साबित करने के लिए एक मुख्य तत्व है। सही उत्तर है बी 7 साल। धारा 80 जो पुरानी आईपीसी 304 भी थी, उसके अनुसार दहेज मृत्यु के अपराध के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, शादी के 7 साल के अंदर मृत्यु। दूसरी, मृत्यु अप्राकृतिक यानी अननेचुरल होनी चाहिए। और तीसरी ये कि मृत्यु से ठीक पहले महिला के साथ दहेज के लिए क्रूरता या उसे परेशान किया गया हो। अब इसी से जुड़ा एक और सेक्शन। प्रश्न 16, बीएनएस की कौन सी धारा पुरानी आईपीसी की धारा 498A पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जगह लेती है? ए धारा 80, बी धारा 81, सी धारा 85 या डी धारा 74। 498A तो बहुत चर्चित धारा रही है। इसका नया नंबर याद रखना जरूरी होगा। बिल्कुल सही उत्तर है बी धारा 81। पुरानी आईपीसी की धारा 498A अब बीएनएस की धारा 81 है। इसमें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना मतलब मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दोनों शामिल है। इसकी सजा 3 साल तक और जुर्माना है। ठीक है, अब प्रश्न 17 देखते हैं। हाँ। बीएनएस की धारा 82 द्वि विवाह यानी बिगैमी से संबंधित है। ये अपराध कब माना जाता है? ए पति पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करना, बी तलाक के बाद शादी करना, सी 21 साल से कम उम्र में शादी करना या डी माता पिता की मर्जी के बिना शादी करना। इसका कॉन्सेप्ट तो सीधा है, लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जा सकता है। सही स्पष्टता जरूरी है। इसका सही जवाब है विकल्प ए पति पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करना। धारा 82 के अनुसार अगर आपकी पहली शादी कानूनी तौर पर मौजूद है और आपका जीवन साथी जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो बिगैमी का अपराध होगा। इसका कोई अपवाद है? हाँ, एक ही अपवाद है कि जब पहली शादी को कोर्ट ने कानूनी तौर पर रद्द कर दिया हो। चलिए अगले कुछ सवालों में हम बच्चों से जुड़े अपराधों और दूसरे गंभीर अपराधों पर बात करेंगे। प्रश्न 18, महिला की सहमति के बिना गर्भपात यानी मिसकैरेज विदाउट कंसेंट कराना बीएनएस की धारा 89 के तहत दंडनीय है। इसकी अधिकतम सजा क्या है? ए 10 साल, बी 14 साल, सी आजीवन कारावास या डी 7 साल। ये तो बहुत ही संगीन जुर्म है, क्योंकि इसमें महिला की जो शारीरिक स्वायत्ता है उसका उल्लंघन होता है। बिल्कुल, और कानून में इसकी सजा भी उतनी ही कठोर है। सही उत्तर है सी आजीवन कारावास। धारा 89 के अनुसार किसी महिला की मर्जी के बिना उसका गर्भपात कराना एक बेहद गंभीर अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब प्रश्न 19, चोरी के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण करने के मामले में बच्चे की आयु सीमा धारा 97 में क्या है? ए 10 साल से कम, बी 12 साल से कम, सी 14 साल से कम या डी 16 साल से कम। यहाँ बच्चे की उम्र सीमा बहुत स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सही। इस तरह के फैक्ट्स पर एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं। सही उत्तर है ए 10 साल से कम। धारा 97 के तहत अगर किसी 10 साल से कम उम्र के बच्चे को उसके शरीर से कोई चीज चुराने के मकसद से, जैसे कि उसके गहने चुराने के लिए उठाया या अपहरण किया जाता है,
तो यह इस धारा के तहत अपराध होगा। ठीक है, और अब आज का आखिरी लेकिन सबसे बुनियादी सवालों में से एक, प्रश्न 20। बीएनएस की धारा 100 आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड से संबंधित है। इसके लिए एक्ट के अलावा और क्या जरूरी है? केवल मौका, इंटेंशन, इरादा और नॉलेज, ज्ञान, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड या हथियार का होना। ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का जो फर्क है वो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। इसमें इंटेंशन और नॉलेज का रोल सबसे जरूरी है ना? एकदम सही, यही इसका मूल तत्व है जिसे मेंस रिया या गिल्टी माइंड कहते हैं। इसका सही उत्तर है इंटेंशन और नॉलेज। धारा 100 जो पुराने आईपीसी 299 थी, उसके अनुसार कल्पेबल होमिसाइड के लिए एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे मौत हो जाए, और उस एक्ट को करने के पीछे या तो मौत करने का इरादा हो या कम से कम यह ज्ञान जरूर हो कि इस काम से मौत हो सकती है। तो ये मर्डर से एक स्टेप नीचे का अपराध माना जाता है। हाँ, डिग्री में थोड़ा कम। तो आज हमने बीएनएस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण धाराओं पर आधारित सवालों का विश्लेषण किया। ये साफ है कि ये धाराएं खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से जुड़ी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। मेरी सलाह है कि आप सब इन नई धाराओं को उनकी पुरानी आईपीसी की संगत धाराओं के साथ तुलना करके पढ़ें। जी, उससे बदलावों को समझना और याद रखना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अब इस सत्र के अंत में मैं आप सब के लिए एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। आज हमने अलग अलग अपराधों और उनकी कठोर सजा के प्रावधानों को समझा। आप सब ये सोचें कि क्या कानून का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना है या समाज में अपराध की रोकथाम करना भी है? क्या कठोर सजा अपराध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, या हमें अपराध के मूल कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए? इन नए कानूनी बदलावों का हमारे समाज पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पे सोचिएगा। हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।